सौ बात की एक बात यह कि दिल्ली धमाका मामले में जिस पीईटीएन नाम के केमिकल का नाम आ रहा है उसके बारे में आम पब्लिक ज्यादा नहीं जानती, लेकिन जानने की जरूरत है। क्योंकि जब पढ़े लिखे लोगों की आतंकी नेटवर्क बनने की बात की जा रही है तो जानकारी फिर सबको रखनी चाहिए कि अगर ऐसा है तो यह किस तरह की चीजों में पढ़े लिखे लोगों का इस्तेमाल करने की साजिशें हो रही हैं। पुलिस और जांच एजेंसियां जो लाल किले के पास हुए धमाके की जगह पर पहुंची तो जो अंदाजा लग रहा है कि यह कोई साधारण हादसा तो था नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हमला हो सकता है। कार में सवार व्यक्ति डॉक्टर उमर नाम का एक चिकित्सक था जो पुलवामा जम्मू कश्मीर से था। दावा किया जा रहा है कि यह जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन से जुड़ा हो सकता है और इस विस्फोट में इस्तेमाल हुए संभावित विस्फोटकों के बारे में एक संभावना यह जताई जा रही है कि यह पीईटीएन हो सकता है। तो यह पीईटीएन क्या है, कैसे काम करता है? इसके लिए सबसे पहले तो यह समझना होगा कि विस्फोटक क्या होता है। हमारे आसपास की कई चीजें विस्फोटक होती हैं, जैसे पटाखे जो दिवाली पर फटते हैं, लेकिन वो छोटे होते हैं। बड़े विस्फोटक जैसे बम एकदम तेजी से एनर्जी छोड़ते हैं, ताकत होती है उनमें, ऊर्जा छोड़ते हैं, जिससे धमाका होता है। ये एनर्जी यानी ऊर्जा इतनी तेज होती है कि हवा को चीर देती है, चीजों को तोड़ देती है। पीईटीएन, जिसका पूरा नाम पेंटा एरिथ्रिट्रोल टेट्रानाइट्रेट है, एक ऐसा ही शक्तिशाली विस्फोटक है। इसके केमिकल नाम पे मत जाइए, केमिकल नाम और डिटेल में जाने के बजाय यह समझिए कि यह एक सफेद चमकदार क्रिस्टल जैसा दिखने वाला पाउडर होता है, जैसे चीनी या नमक, लेकिन बेहद खतरनाक। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो यह एक ऑर्गेनिक नाइट्रेट है जो नाइट्रोग्लिसरीन जैसी फैमिली से आता है। नाइट्रोग्लिसरीन क्या होती है? वही चीज होती है जो डायनामाइट में इस्तेमाल होती है। लेकिन सरल शब्दों में यह समझिए कि पीईटीएन एक सुपरफास्ट बम का ईंधन है। बम का यह ईंधन है। सिर्फ 100 ग्राम पीईटीएन एक पूरी कार को उड़ा सकता है बिना इसमें कोई छर्रे या कीलें वगैरह मिलाए। ये अपने आप में ही इतनी ताकत रखता है, ये अपनी ही ताकत से इतना नुकसान पहुंचा सकता है कि आसपास की हवा में दबाव की लहर बन जाती है और वो लहर दीवारें हिला सकती है। लाल किले के पास हुए धमाके में फोरेंसिक टीमें अभी जांच कर रही हैं, लेकिन शुरुआती खबरें कहती हैं कि पीईटीएन का भी इसमें इस्तेमाल हुआ हो सकता है और यह भी हो सकता है कि इसमें अमोनियम नाइट्रेट भी मिला हुआ हो। अमोनियम नाइट्रेट जैसा हम देख चुके हैं कि, और बताया जा रहा है कि फरीदाबाद से मिला भी था, तो यह मिश्रण इतना घातक हो सकता है कि कार के आसपास की दुकानें वो भी कांप गई, लोग 100-100 मीटर दूर तक उछल गए। तो ये जो पीईटीएन है ये 1894 में जर्मनी में बना। सबसे पहले 1894 में इसके बाद आती है एक कंपनी राइनिश वेस्टफैलिश स्प्रिंगस्टॉफ आजी ने इसे एक पहली बार बनाया और फिर पेटेंट करवाया। ये वो दौर था, याद कीजिए 1894 की बात हो रही है। वो दौर था जब दुनिया में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, लोग खदानें खोद रहे थे, रेलवे लाइनें बिछ रही थी, विस्फोटकों की जरूरत थी पत्थर तोड़ने के लिए, सुरंगें बनाने के लिए, उसके लिए इसका इस्तेमाल हुआ। लेकिन पीईटीएन को असली पहचान मिली 1912 में। जर्मन सरकार ने इसे एक नए तरीके से बनाया और उस बेहतर तरीके को पेटेंट करवा लिया। फिर पहली वर्ल्ड वॉर आ गई, पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918। जर्मन सेना ने पीईटीएन को इस्तेमाल किया बमों में, तोपों में। तो ये एक स्टेबल पाउडर था, शांत रहता था जब तक कुछ ना हो, तो लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता था बिना खराब हुए। फिर दूसरे विश्व युद्ध में भी, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945 तक, उसमें इसने और बड़ा रोल निभाया। अब फिर अमेरिका भी इस्तेमाल करने लग गया, ब्रिटेन भी इस्तेमाल करने, सबने इसे अपना लिया। उस समय के सैनिक लड़ते थे टैंकों से, बंकरों में घुस जाते थे, तो सब फोड़ने के लिए जहाज से हमला करते थे। पीईटीएन और आरडीएक्स भी आ गया था उसमें, मिलिट्री एक्सप्लोजिव्स में, और ये दोनों मिला के सेमटेक्स बनाया गया। और प्लास्टिक जैसा होता है, प्लास्टिक जैसा मतलब मोल्ड कर सकते हैं उसे, किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। मतलब एक तरह से चॉकलेट की तरह, चॉकलेट को अलग अलग शेप में बना सकते हैं, ऐसे ही ये भी है।
चिकनी मिट्टी की तरह। युद्ध के बाद 1950-60 के दशक में ये खदानों में इस्तेमाल होने लगा। खदानों में, कंस्ट्रक्शन में, जहां भी बड़े पैमाने पर चट्टानें तोड़नी हो, इसका इस्तेमाल होने लगा। लेकिन इसी ताकत ने इसे आतंकियों का पसंदीदा केमिकल भी बना दिया, क्योंकि इसकी खास बात यह है कि यह थोड़ा सा ही चाहिए होता है धमाका करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक्सरे मशीन में पकड़ा नहीं जाता। ना एक्सरे मशीन में पकड़ा जाता है, ना ही यह कोई ऐसी गैस छोड़ता है कि खोजी कुत्ते इसे सूंघ सकें। तो इसका इस्तेमाल ऐसे होने लगा कि इसके डेटोनेटर बनाए जाने लगे। डेटोनेटर का क्या मतलब बड़े विस्फोटक पदार्थ में विस्फोट करने के लिए जो स्टार्टिंग ब्लास्ट देना होता है, उसके लिए इसका इस्तेमाल होने लगा। जैसे बहुत सारा अमोनियम नाइट्रेट। अब अमोनियम नाइट्रेट अपने आप नहीं फटता, उसमें अपने आप विस्फोट नहीं होता, उसमें विस्फोटक लगाना पड़ता है। तो वो जो विस्फोटक लगाना पड़ता है, उसके इस्तेमाल में PETN होने लगा। अब बड़े सारे अमोनियम नाइट्रेट को उड़ाना हो तो उसमें कुछ ग्राम PETN से ही धमाका किया जा सकता है, और फिर वो धमाका विकराल रूप ले लेता है अमोनियम नाइट्रेट का। जैसे दिवाली वाले बम में जो सुतली का टुकड़ा होता है ना, जिसमें चिंगारी दिखाते हैं और सुतली जलकर फिर बम को डेटोनेट करती है, तो वो रोल जो है वो PETN बड़े बम में कर सकता है। तो सेना के इस्तेमाल में ये इससे छोटी ब्लास्टिंग कैप्स बनाई जाती हैं, बड़े बम को फोड़ने का सिग्नल देती हैं। प्राइमाकॉर्ड नाम का एक डेटोनेटिंग फ्यूज होता है, उसमें यह इस्तेमाल होता है। चेन रिएक्शन की तरह कई बमों को एक साथ फोड़ा जाता है इससे। मिलिट्री में एक पेंटोलाइट नाम का मिश्रण बनता है, वो ऐसे है जैसे PETN और TNT का कॉकटेल। वो ग्रेनेड में इस्तेमाल होता है, तोप के गोलों में इस्तेमाल होता है, पुराने बाजूका टैंक विरोधी हथियारों में भी इसका इस्तेमाल होता है। आजकल न्यूक्लियर हथियारों के डेटोनेटर में भी PETN इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बिजली के स्पार्क से भी फोड़ा जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही इसका एक और रोल है, और वो है दवा में। और इस वजह से भी डॉक्टरों का ये जो टेरर नेटवर्क है, इसमें इसके इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। क्योंकि PETN एक वैसोडायलेटर है। वो क्या होता है, मतलब ये खून की रगों को चौड़ा करने के काम में आता है। हृदय रोगों में, एंजाइना में दवा के रूप में इस्तेमाल होता है। बहुत थोड़ी सी मात्रा में थोड़ा सा डाला जाता है और खून की रगें चौड़ी हो जाती हैं, चौड़ा कर देता है उनको। कि कहीं खून रुक रहा होता है, जैसे हार्ट की बीमारी में, हार्ट अटैक इसीलिए आते हैं, तो वो इनको चौड़ा कर देता है, वहां ये दिल को आराम देता है। लेकिन बड़ी मात्रा में यही दवा बम बन सकती है। यानी जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क सिर्फ इसकी मात्रा का है। और एक वैज्ञानिक खोज जो है, ये गलत हाथों में पड़ जाए तो क्या हो सकता है, वो देखिए, तबाही ला सकती है। शायद इसीलिए इसके लिए आतंकियों को भी पढ़े लिखे लोगों की जरूरत पड़ती है इसको इस्तेमाल करने के लिए। और डॉक्टर तो इसका इस्तेमाल अच्छी तरह से जानते ही होंगे। 1988 में पैन एम एयरलाइंस अमेरिका की फ्लाइट 103 लंदन से न्यूयॉर्क जा रही थी। स्कॉटलैंड के लॉकबी के ऊपर एक बम फूटा, उसमें 270 लोग मारे गए थे। 259 प्लेन में थे, 11 जिनके ऊपर प्लेन गिरा। जांच में पता चला सेमटेक्स में PETN का इस्तेमाल हुआ था। लिबिया के आतंकियों ने रेडियो कैसेट प्लेयर में इसको छिपाया था, क्योंकि इसको किसी भी फॉर्म में मोल्ड कर लो, किसी भी आकार में डाल लो। दुनिया स्तब्ध रह गई थी, क्योंकि एक्सरे में पकड़ा नहीं जाता, डॉग स्क्वाड के खोजी कुत्ते भी सूंघ नहीं पाते। फिर 2001 में रिचर्ड रीड नाम का एक ब्रिटिश आतंकी अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट में सवार था। उसके जूते में PETN भरा मिला था, पकड़ा गया था वो, तो प्लेन क्रैश होने से बच गया था। 2009 में नॉर्वे में एक आतंकी ने अंडरवियर में PETN छिपाया था, उसका लेकिन डेटोनेटर फेल हो गया, लेकिन प्लेन में धुआं भर गया था। 300 लोग थे, बच गए। 2010 में यमन से अमेरिका जाने वाले कार्गो प्लेन में प्रिंटर की कार्ट्रिज में PETN मिला था। वो अल कायदा का काम बताया गया था। दुबई और ब्रिटेन ने प्लेन रोक दिए थे। लेकिन ये सारी घटनाएं दिखाती हैं कि PETN क्यों खतरनाक है, क्योंकि ये हल्का होता है। इसको चिकनी मिट्टी की तरह, चॉकलेट की तरह किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, और डिटेक्टर से ये बच जाता है। एयरपोर्ट पर अब तो स्पेशल स्कैनर लगे हैं, लेकिन फिर भी इसको पूरी तरह रोकना मुश्किल बताया जाता है उन स्पेशल स्कैनरों से भी। भारत में 1993 के मुंबई बम धमाकों में कुछ खबरों में PETN का भी जिक्र आया था। 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों में भी इसकी संभावना जताई गई थी। यानी ये पहली बार नहीं है जब इसका नाम सामने आया हो, लेकिन ये तो दिख रहा है कि ये पढ़े लिखे डॉक्टरों, इंजीनियरों को रिक्रूट कर आतंकी संगठन
अब ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई चुनौतियां खड़ी करेगा। इस जंग में दुश्मन भले ही 100 बार पकड़ा जाए, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां एक बार भी चूक जाए तो खतरनाक हो जाता है। 100 बात की एक बात।